Good morning, बच्चों. In fact, many students requested me to upload amendment class on LLP. So I will. That is why I am recording this class. अब अमेंडमेंट हम दो छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ेंगे. तो देखिए, सबसे पहले कितने अमेंडमेंट्स हैं. LLP Act 2008. Actually, this act has been amended through Limited Liability Partnership Amendment Act 2021. तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट 2021 में पास किया गया, इस एक्ट में जो अमेंडमेंट हुई हैं वो अमेंडमेंट कितनी है? तो टोटल बच्चों इसके अंदर हमें जो अमेंडमेंट्स पढ़नी है, टोटल 13 अमेंडमेंट्स हमें पढ़नी है. टोटल 13. अब ये 13 अमेंडमेंट्स हम दो क्लासेस में पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2. पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में हम कौन कौन से अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे? 5 अमेंडमेंट्स हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे. नंबर 1, amendment in definitions. Number 2, amendment in section 7, section 13, section 15 और section 17. section 17 में मेजर चेंजेस हैं, 100% चेंज हो गया. अच्छा, एक बात और है, section 7 किसका है आपको पता है? दिस इज रिलेटेड विद डेजिग्नेटेड पार्टनर. दिस इज रिलेटेड विद डेजिग्नेटेड पार्टनर. सेक्शन 13 रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड है. 15 में नेम ऑफ LLP, और यहां पर है चेंज इन नेम ऑफ LLP. इसमें बहुत चेंजेस हैं. ठीक है जी. अच्छा, सेकंड डे में हम पढ़ेंगे, सेकंड डे में बाकी के पढ़ेंगे, उसमें कम है, मतलब नंबर ज्यादा है लेकिन एक्सप्लेनेशन कम है. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 13 बातें हैं टोटल. ठीक है, 13. पहले में क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 25, सेक्शन 25, फिर सेक्शन 30, सेक्शन 34, सेक्शन 34A स्टैंडर्ड्स वाला, 35, सेक्शन 35. उसके बाद 67 में 67A, 67B और मुझे लगता है 67C भी था. अच्छा, यहाँ 68A और एक 69, ये सब पढ़ेंगे. ठीक है, ये सब क्या है वो भी एक बार बता देते हैं. 25 है चेंजेस इन पार्टनर्स. पार्टनर्स अगर चेंज हो जाए, नया पार्टनर आए, एक पार्टनर चला जाए, उससे रिलेटेड है. दिस इज रिलेटेड विद अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी ये है बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में. बुक्स ऑफ अकाउंट, और बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड हमारे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है. अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. 35 में एनुअल रिटर्न है. एनुअल रिटर्न में चेंजेस हुए हैं. इनमें मेजरली जो चेंज हुए हैं बच्चों, वो पेनल्टी प्रोविजंस में चेंज हुए हैं. स्पेशल कोर्ट, ये नया प्रोविजन है. अच्छा, स्पेशल कोर्ट के रजिस्टर्ड ऑफिसेस, ये भी नया प्रोविजन है. और यहां पर है एडिशनल फीस के बारे में. एडिशनल फी देकर हम जो डिले है उसको ठीक कर सकते हैं. तो ये टोटल आज का हमारा काम है. तो जिसमें पार्ट 1 में पहले हम करेंगे ये 5 चीजें. कौन कौन सी 5 चीजें करेंगे? डेफिनेशंस में क्या क्या चेंज हुआ, डेफिनेशंस में क्या क्या चेंज हुआ, डेजिग्नेटेड पार्टनर में क्या चेंज हुआ, और नेम सेक्शन 15 में और सेक्शन 17. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले चेंजेस इन डेफिनेशंस. चेंजेस इन डेफिनेशंस. चेंजेस इन डेफिनेशंस. डेफिनेशंस में बच्चों 3 चेंजेस हुए हैं. एक तो चेंज हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में, एक चेंज हुआ है बिजनेस की डेफिनेशन में, और एक नया
डेफिनेशन आई है और वो है स्मॉल एलएलपी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, ये जो चेंजेस हुए हैं ये कौन कौन से सेक्शन है? दिस इज सेक्शन 2 क्लॉज डी। सेक्शन 2 क्लॉज डी, ये है हमारा सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन है? ये है हमारा सेक्शन 2E। और ये नया क्लॉज ऐड हुआ है सेक्शन 2TA, स्मॉल टी स्मॉल ए। ठीक है। अच्छा, अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देखा जाए कि सेक्शन 2D में बॉडी कॉर्पोरेट में क्या हुआ। इसमें एक चेंज हुआ है, ओनली सिंगल चेंज। जहां जहां पर हमारा कंपनीज एक्ट 1956 लिखा हुआ था उसको चेंज करके कंपनीज एक्ट 2013 कर दिया। 2013 कर दिया। अब ये 1956 तो होना भी नहीं चाहिए था, ठीक है, 2013 कर दिया। एक्चुअली हमारा ये जो एलएलपी एक्ट है 2008 का एक्ट है, तो 2008 में तो 1956 वाला कंपनीज एक्ट था। तो खैर अब इन्होंने चेंज कर दिया। अब ये जो चेंज किया है, ये एक चेंज है कि पहले ये सेक्शन 3 को रेफर करता था और अब ये सेक्शन 2 क्लॉज 20 को रेफर करता है। बस यही छोटा सा चेंज है। ठीक है, आइए पहले इस चेंज को एक बार देख लिया जाए क्या है। देखिए ये क्या कहते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट में पहले अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्या लिखा था, एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, अब हो गया क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, जहां जहां हमारा कंपनीज एक्ट था वहां वहां 1956 था, वहां अब ये कंपनीज एक्ट 2013 हो गया। तो इसमें तो कोई खास बात है नहीं, कोई चेंज बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब आइए बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस की बात करने से पहले एक बात ये समझिए कि एलएलपी के बारे में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। हम ये कहते हैं कि एलएलपी शुड बी डूइंग बिजनेस एंड इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स। तो इसका मतलब वी कैन नॉट हैव एलएलपी फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। एनपीओ के लिए एलएलपी नहीं हो सकती। तो यहां एक चेंज इन्होंने किया है, और वो चेंज क्या किया है, देखिए पहले हमारी जो बिजनेस की डेफिनेशन थी उसके अंदर क्या था, टीपीएसओ। उसके अंदर क्या होता था, टीपीएसओ। टीपीएसओ का मतलब क्या है, पहले ये कहते थे कि अगर आप किसी ट्रेड में हैं, अगर आप कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, अगर आप सर्विस कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री में हैं, और या ऑक्यूपेशन, इन सभी को ये बिजनेस की डेफिनेशन में लेते थे। ठीक है, अब इसमें चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ है कि ये तो है, अभी भी इसमें यही है, लेकिन एक चेंज ये हुआ है कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया। क्या एम्पावर किया कि सीजी नोटिफाई कर सकती है। किसको, किसको नोटिफाई कर सकती है, एक्टिविटीज को नोटिफाई कर सकती है। ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज, विच विल नॉट बी कंसीडर्ड एज बिजनेस, जिनको बिजनेस नहीं माना जाएगा। बस ये छोटा सा चेंज। ठीक है, अब ये चेंज इंपॉर्टेंट क्यों है, चेंज इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस का होना एलएलपी के लिए जरूरी है। आइए एक बार इसे देख लेते हैं क्या है। बिजनेस की डेफिनेशन में जो पुरानी डेफिनेशन थी उसके अंदर चेंज क्या हुआ है, उसके अंदर चेंज हुआ है, पहले हमारे यहां पर क्या था, पहले 4 चीजें थी। अब इन्होंने क्या कहा, अब इन्होंने कहा एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड, इंक्लूड नहीं कर रहे, एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो पहले हमारा ट्रेड था, अभी भी ट्रेड है, पहले प्रोफेशन की बात करते थे, अभी भी है, पहले सर्विस की बात करते थे, अभी भी है, पहले ऑक्यूपेशन करते थे, अभी भी है। चेंज कहाँ आया है, चेंज आया है एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड। तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन से एक्सक्लूड करना चाहे तो वो एक्सक्लूड कर सकती है। ये चेंज आया हमारा किसमें, बिजनेस की डेफिनेशन में। ठीक है जी, अब आइए, अब आते हैं स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन। देखिए स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नई डेफिनेशन है, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब इसको डिटेल में पढ़ा जाए कि ये है क्या। देखो पहले हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं और उसके बाद हम लीगल लैंग्वेज में बात करेंगे। इनफैक्ट यहां पर
इनफैक्ट यहां पर इस डेफिनेशन में कंडीशंस डाली गई, ठीक है, इसमें कंडीशंस डाली गई। और ये कंडीशंस किसकी हैं? ये कंडीशन कंट्रीब्यूशन के बारे में है और ये कंडीशन आपकी टर्नओवर के बारे में है। उनकी लिमिट्स फिक्स की गई, उनकी लिमिट भी फिक्स की गई। जैसे सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो कंट्रीब्यूशन है, जो कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख को एक्सीड नहीं करता, ठीक है, यानी वेयर द कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 lakhs। अब सवाल ये उठता है कि ये कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? अरे भाई, पार्टनर्स कैपिटल, कंट्रीब्यूशन का मतलब पार्टनर्स कैपिटल। तो यानी जो इसके हमारे पार्टनर्स हैं उनकी जो कैपिटल है वो 25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी अप टू 25 lakhs, यानी 25 lakhs और लेस देन दैट होगी तो हमें स्मॉल एलएलपी माना जाएगा। और दूसरी इन्होंने कंडीशन रखी रिगार्डिंग टर्नओवर, और ये कहते हैं टर्नओवर इसकी डज नॉट एक्सीड, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 lakhs, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर हमारी दो कंडीशन है, ट्विन कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशन है? दो हैं, तो ट्विन, ट्विन कंडीशंस हैं। और ये ट्विन कंडीशंस क्या हैं? ये ट्विन कंडीशंस एंड है, यहां पर कंट्रीब्यूशन एंड टर्नओवर है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और है, इसके अलावा एक बात और है, लेकिन उससे पहले एक बात और समझिए कि यहां पर इन्होंने कहा कि में प्रेस्क्राइब सीजी में प्रेस्क्राइब हायर, सीजी में प्रेस्क्राइब हायर अमाउंट्स, ठीक है। तो यानी सीजी जो है हायर अमाउंट प्रेस्क्राइब कर सकती है। कितना? इसकी भी एक लिमिट है, अप टू ₹50 करोड़, 5 करोड़, और अप टू ₹50 करोड़, ठीक है। इसका मतलब ये जो दो कंडीशन है, समझ में आ गई बात कि स्मॉल एलएलपी के लिए क्या होना जरूरी है। पहली बात, कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 lakhs। नंबर 2, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 lakhs। और एक बात और कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये 25 lakhs की लिमिट को बढ़ाकर सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, बट अप टू 5 करोड़ ओनली। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि भाई कंट्रीब्यूशन अगर आपका 6 करोड़ है, नहीं, ऐसा नहीं। 5 करोड़ की लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है। अभी कोई लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं की, तो हमारे लिए अभी 25 लाख और 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन कहां दी गई है? क्लॉज टीए, नया क्लॉज ऐड हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज टीए। इसके अंदर क्या है? दो कंडीशन है, पहला कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 lakhs और दूसरा टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 lakhs। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये सारी चीजें अभी याद हो जाएंगी आपको, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ये कहते हैं, अब ये कहते हैं इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा क्या है? तो दो चीजें और हैं। इन्होंने कहा कि अगर आपकी एलएलपी मीट करती है, मीट्स, या आपकी एलएलपी फुलफिल करती है, फुलफिल्स, ठीक है। क्या कहा? पहला तो कंट्रीब्यूशन के बारे में 25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दूसरा टर्नओवर के बारे में है, तीसरा ये कहते हैं या फिर और क्या है और में? या तो आपकी मीट करती है अदर रिक्वायरमेंट्स, अदर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, और या फुलफिल करती है टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस। अब सवाल ये है कि ये तो समझ में आ गया कि अगर ये मीट करती है रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है, अगर ये मीट करती है रिक्वायरमेंट्स को या फुलफिल करती है टर्म्स एंड कंडीशंस को, कौन सी कंडीशंस? तो वो कहते हैं सच रिक्वायरमेंट्स, सच कंडीशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब यहां पर एक बात समझ में आ गई। क्या समझ में आई बात? इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि अगर कोई हमसे पूछता है कि बताओ स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन क्या है, तो हम कहेंगे कि भैया सबसे पहले तो ये सेक्शन 2 क्लॉज टीए में इंट्रोड्यूस की गई, नंबर 1। नंबर 2, इसका मतलब क्या है? इट मींस एलएलपी वेयर द कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड, कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 lakhs, ठीक है, और सच हायर अमाउंट विच मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच शुड नॉट एक्सीड 5 करोड़। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा किसके बारे में? टर्नओवर। तो टर्नओवर, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीस, रुपीस 40 lakhs। तो टर्नओवर हमारी कितनी? 40 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या है कहेंगे? विच मीट्स सच अदर रिक्वायरमेंट्स और फुलफिल्स सच अदर टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। बात खत्म, ठीक है। तो याद हो गई डेफिनेशन। एलएलपी की डेफिनेशन में क्या पढ़ा? कहां पे, कब इंट्रोड्यूस हुई है?
ये 2021 में जब हमारे LLP में अमेंडमेंट आई है तब ये ऐड हुई है, डेफिनेशन इंसर्ट हुई है। ठीक है, इसमें क्या है, दो बातें हैं, तीन बातें हैं। पहला, कंट्रीब्यूशन 40 लाख 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये दोनों लिमिट 5 करोड़ और 50 करोड़ तक इंक्रीज की जा सकती है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि या तो ये मीट करती है रिक्वायरमेंट्स को या फुलफिल करती है टर्म्स एंड कंडीशंस को। कौन सी? एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, मुझे लगता है याद हो गया, फिर भी एक बार देख लेते। देखिए हमारी डेफिनेशन में क्या है, ये नई डेफिनेशन है तो इसलिए पुराना इसका रेफरेंस नहीं है। क्या कहते हैं ये कहते हैं स्मॉल LLP कौन सी होती है? इट मींस LLP। पहली बात है LLP तो होगी ना, तभी तो स्मॉल या नॉर्मल है। कौन सा? सबसे पहले इन्होंने कंडीशन किस चीज की रखी? सबसे पहले इन्होंने कंडीशन रखी कंट्रीब्यूशन की। ठीक है, दूसरी बात रखी टर्नओवर की, तीसरी बात रखी रिक्वायरमेंट्स या टर्म्स एंड कंडीशंस की। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो टर्नओवर है, टर्नओवर कौन सी वाली है? टर्नओवर के बारे में क्या कहा इन्होंने? तो टर्नओवर के बारे में कहा कि कंट्रीब्यूशन की जो है वो है डज नॉट एक्सीड 25 लाख, 25 लाख से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। और टर्नओवर कितना है? टर्नओवर के लिए डज नॉट एक्सीड 40 लाख, ये 40 लाख की लिमिट है। ठीक, अच्छा, इसको एक्सीड कितना कर सकते हैं? इसको 5 करोड़ तक कर सकते हैं, 5 CR। इसको कितना एक्सीड कर सकते हैं? इसको 50 करोड़ तक कर सकते हैं, 50 करोड़ तक। बात समझ में आई? और रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं? रिक्वायरमेंट जो प्रेस्क्राइब की जाएंगी या फुलफिल सर्ट टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच में बी प्रेस्क्राइब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशंस। बात समझ में आ गई बच्चों? अगर आप चाहें तो हम एक बार और रिपीट कर सकते हैं, एक बार और बात कर सकते हैं। इसका मतलब हमने क्या पढ़ा, देखो दोबारा पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहली बात है हम बात कर रहे हैं स्मॉल LLP की। ठीक है, अब मेरे साथ साथ रिपीट करें। ये कहां दिया हुआ है? सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज टी है, सबसेक्शन नहीं है, क्लॉज टी है। इसमें क्या कहा? इसमें इन्होंने तीन बातें बोली। पहली बात बोली कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के बारे में। दूसरी बात बोली इन्होंने टर्नओवर के बारे में। और तीसरी बात इन्होंने बोली रिक्वायरमेंट्स और टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, कंट्रीब्यूशन के बारे में क्या बोला? कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड ₹25 लाख। ठीक है, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹40 लाख। सच अदर रिक्वायरमेंट्स या सच अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स मीट करती है और टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करती है, तो ये हमारी स्मॉल LLP हो जाएगी। ये हमारी स्मॉल LLP की डेफिनेशन है। ठीक है, यानी स्मॉल LLP का मतलब कौन सी? स्मॉल LLP मींस LLP कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 lakhs, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 lakhs, और विच मीट्स सच अदर रिक्वायरमेंट्स या फुलफिल सच अदर टर्म्स एंड कंडीशंस विच में बी प्रेस्क्राइब्ड। ये है हमारी स्मॉल LLP की डेफिनेशन में जो चेंज हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आज फर्स्ट पार्ट में हम 5 चीजें करेंगे। 5 में से एक बात हमने कर ली, और वो बात क्या है? हमने पढ़ लिया कि डेफिनेशंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो डेफिनेशंस में कहां कहां चेंजेस आए हैं? एक तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में चेंज आया है, दूसरा आपका बिजनेस की डेफिनेशन में चेंज आया है, और तीसरा एक नई डेफिनेशन ऐड हो गई स्मॉल LLP की। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट। टोटल 5 करने हैं इस पहली क्लास में। दूसरा है हमारा सेक्शन 7 के बारे में। दूसरा है हमारा सेक्शन 7। और सेक्शन 7 किससे रिलेटेड है? सेक्शन 7 रिलेटेड है बच्चों डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, सेक्शन 7 रिलेटेड है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। देखो सेक्शन 7 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 7 में 2 चेंज हुए हैं, बेसिकली 2 चेंज है। ठीक है, कौन कौन से 2 चेंज हैं? पहले उसके लिए हमें देखना चाहिए कि सेक्शन 7 हमारा कहता क्या है। पहले हम अपने आप पढ़ते हैं, फिर हम उसमें से देखेंगे, जो प्रिंटेड पोर्शन है उसमें से देखेंगे। देखिए 2 चेंज की बात कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि क्या LLP हम बना सकते हैं विदाउट डेजिग्नेटेड पार्टनर, और अगर नहीं बना सकते तो कितने मिनिमम है? तो देखिए एवरी LLP shall have at least 2 designated partners। पहली बात तो ये है। ठीक है, यानी हर कंपनी में, हर LLP में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, जिनके बारे में 2 कंडीशन है। एक तो वो इंडिविजुअल्स होने चाहिए, इंडिविजुअल्स। ठीक है, और दूसरा वो रेजिडेंट होने चाहिए।
इसमें कोई चेंज नहीं है, ये पहले भी था, ठीक है। लेकिन सेक्शन 7 पूरा समझते हैं, जब समझ ही रहे हैं तो सेक्शन 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर से रिलेटेड है। वो ये कहता है कि हमारी एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ठीक है। कौन से पार्टनर्स? हु आर इंडिविजुअल्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी रेजिडेंट, ठीक है। यहां चेंज है। अब जो चेंज है उसकी बात मैं कर रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि रेजिडेंट का मतलब क्या है? सवाल ये है कि रेजिडेंट का मतलब क्या है? तो देखिए, रेजिडेंट का मतलब पहले लिखा हुआ था, ठीक है। और उसमें क्या लिखा हुआ था? उसके अंदर कंडीशन लिखी थी कि पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 180 डेज, नॉट लेस देन 180 डेज, ठीक है। और वो भी कौन से? ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 1 ईयर, ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 1 ईयर, ठीक है। अब पहले तो एक बात समझिए कि इसमें गड़बड़ क्या थी, चेंज क्यों किया इन्होंने। देखो, एक बात बताओ, ये हमारा है, ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है, जिस ईयर में हम एलएलपी में फंक्शनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर है। मुझे एक बात बताओ यार, यहां पर कोई आदमी रेजिडेंट था, कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर, क्या उससे हमारे करंट ईयर की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे चाहिए तो यह है कि करंट ईयर में होना चाहिए ना डेजिग्नेटेड पार्टनर। भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर रेजिडेंट जो होगा, वो रेजिडेंट अगर वो करंट ईयर में होगा तभी तो फायदा है। तो ये तो डेफिनेशन हमारी प्रीसीडिंग ईयर वाली जो है, ये प्रीसीडिंग ईयर वाली नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत है। तो इसको अब चेंज कर दिया, ठीक है, इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया। और अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने 2 चेंजेस किए। एक तो ये जो 180 डेज है, इसको 120 डेज कर दिया, इसको 120 डेज कर दिया, ठीक है। और दूसरी बात, ये प्रीसीडिंग की बजाय ड्यूरिंग करंट ईयर हो गया। ड्यूरिंग करंट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आई बात? ये बात समझ में आती है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में जो पुराना प्रोविजन था कि एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, वो अभी भी है। फिर ये दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होने चाहिए, अभी भी है। फिर इन दोनों में से एक रेजिडेंट होना चाहिए, ये अभी भी है। लेकिन चेंज क्या आया? चेंज आया रेजिडेंट की डेफिनेशन में। पहले रेजिडेंट कौन होता था? पहले रेजिडेंट कौन होता था? पहले वो होता था द पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज, नॉट लेस देन 182 डेज, ठीक है। 182 दिन से कम नहीं रहना चाहिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। और अब ये हो गया 120 डेज। पहला चेंज तो ये है, ठीक है। एक एक करके चेंज हाथ के हाथ देख लेते हैं बच्चों। तो जैसे यहां देखिएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के रेस्पेक्ट में, तब देखिए पुराना प्रोविजन क्या है, ये जो है यहाँ, ये हमारे ओल्ड प्रोविजन है और ये हमारे न्यू प्रोविजन है, अमेंडेड प्रोविजन है, ठीक है। तो देखिए पुराना प्रोविजन क्या था? पुराना प्रोविजन था कि पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज, देखिए। और कब होता था? इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 ईयर। अब क्या कर दिया इन्होंने? अब इन्होंने कहा कि ये होना चाहिए फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। समझ गए बच्चों? तो पहले 182 डेज की लिमिट थी, 182 डेज। अब हमारे 182 की बजाय 120 डेज हो गए, पहला चेंज। दूसरी बात, पहले ये जो हम देखते थे, ये कब देखते थे? पहले हम देखते थे इमीडिएटली प्रीसीडिंग, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 ईयर, ठीक है। अब हम कब देखते हैं? अब हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर। पहला चेंज तो ये है, मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब सेक्शन 7 में एक चेंज तो ये आया है कि रेजिडेंट की डेफिनेशन में 182 का 120 कर दिया और वो प्रीसीडिंग से करंट फाइनेंशियल ईयर में कर दिया। दिस इज द फर्स्ट चेंज, ठीक है। अब आइए सेकंड चेंज की बात करते हैं। सेकंड चेंज के लिए एक बात बताओ कि किसको डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा, ठीक है। यानी मैं बात कर रहा हूं who will be treated as who will be treated as designated partner, who will be treated as designated partner। designated partner किसको माना जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर भी चेंजेस हुए हैं, यहां पर भी चेंजेस हुए हैं। और मुझे लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं? पहला चेंज, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि डेजिग्नेटेड पार्टनर किसको मानेंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर हम उसको मानेंगे जो हमारा इनकॉर्पोरेशन
इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाइड है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का मतलब ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर हमारी एलएलपी बन रही है तो एलएलपी बनाने के लिए जैसे कंपनीज के लिए मेमोरेंडम बनता है, आर्टिकल्स बनता है, वैसे इसके लिए हमारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनता है। तो उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में हमने जिसका नाम स्पेसिफाई किया हुआ है, जिसका नाम हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा, स्पेसिफाई कब किया है, स्पेसिफाई कब किया है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। भाई इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में तो तभी आएगा ना। तो अगर आपने एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन यू हैव स्पेसिफाइड नेम ऑफ अ पार्टनर हु शैल बी ट्रीटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, देन सच पार्टनर विल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बात और समझिए, जब हमारा इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं वो सारे हमारे क्या बन जाते हैं, पार्टनर्स बन जाते हैं। क्या सारे पार्टनर्स ऑटोमेटिकली बनते हैं? बिल्कुल, ये ऑटोमेटिकली बनते हैं, ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाते हैं। क्या ये सारे के सारे पार्टनर डेजिग्नेटेड होते हैं? नहीं। डेजिग्नेटेड कौन सा होगा? डेजिग्नेटेड वो होगा जिसका नाम स्पेसिफाई किया हो। बात समझ में आ गई? तो यानी हम सेक्शन 7 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 7 में डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात कर रहे हैं। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा? जिसका नाम हमने इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई किया हुआ है, पहली बात। ठीक है। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि क्या और किसी तरीके से हो सकता है? हो सकता है। अगर आपने एलएलपी एग्रीमेंट में, अगर आपने एलएलपी एग्रीमेंट में जिसका नाम लिखा है वो भी माना जाएगा। ठीक है, यानी एलएलपी एग्रीमेंट में जो स्पेसिफाइड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसको भी डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा। ये तो दो चीजें हैं कि डेजिग्नेटेड पार्टनर किसको माना जाएगा, ये बात समझ में आ गई? ये दो हैं कि डेजिग्नेटेड पार्टनर किसको माना जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि डेजिग्नेटेड पार्टनर में और कौन सा चेंज आया। ये तो दो सिंपल है, बात समझ में आ गई। और क्या चेंज आया? और भी चेंजेस आए हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। क्या क्या चेंज है? दो इंपॉर्टेंट चेंज है। पहला, अब अगर किसी को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है तो हमें रिटर्न कंसेंट चाहिए, रिटर्न कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, दैट डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। और बल्कि रिटर्न कंसेंट भी प्रायर रिटर्न कंसेंट चाहिए। ठीक है, प्लस इसको फाइल करेंगे किसके पास? विद रजिस्ट्रार। इस कंसेंट को रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होगा कितने दिनों में? विद इन 30 डेज। ठीक है। अच्छा, ये 30 डेज कहां से काउंट होंगे? फ्रॉम अपॉइंटमेंट, फ्रॉम अपॉइंटमेंट। देखो एलएलपी में याद करना बहुत आसान है क्योंकि एलएलपी में मैक्सिमम जगह जब हम रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करते हैं तो 30 डेज ही है मैक्सिमम। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा एक कॉन्सेप्ट है डीपिन। डीपिन, डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास डीपिन होना चाहिए। डीपिन का मतलब क्या है? डीपिन का मतलब है डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये सब कुछ है हमारा अबाउट सेक्शन 7। ठीक है जी। तो इस सेक्शन 7 में क्या क्या है एक बार रिपीट करते हैं। देखो मैं अलग से बताता हूँ। सेक्शन 7 में हमने क्या पढ़ा? देखिए, हमने सेक्शन 7 में क्या पढ़ा? सेक्शन 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का सेक्शन है, पहली बात। दूसरी बात, सेक्शन 7 में लिखा हुआ है कि एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये लिखा हुआ पहले से था। फिर उन्होंने कहा ये कौन होने चाहिए? ऑल आर इंडिविजुअल्स, सब इंडिविजुअल होने चाहिए। ठीक है, और इन दोनों में से एटलीस्ट वन शुड बी रेजिडेंट, एटलीस्ट वन शुड बी रेजिडेंट। ठीक है, फिर ये जो रेजिडेंट है इसके बारे में पहले था 182 डेज, मिनिमम 182 डेज, और कब? प्रीसीडिंग ईयर में। ठीक है, अब ये खत्म हो गया। अब हमारा क्या है? अब हमारा है कि वो 120 डेज रहना चाहिए, और किस में रहना चाहिए? स्टेट इन इंडिया, और किस में? फाइनेंशियल ईयर में, यानी करंट ईयर में। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम या तो हम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में लिखें, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, ठीक है, जिसका नाम है, या फिर एलएलपी एग्रीमेंट में लिखेंगे। तो जिसका नाम लिखा जाएगा वो हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर हो जाएगा। ठीक, फिर मैंने आपको ये भी बताया बच्चों कि
अब एक चेंज क्या है, दो चेंजेस और हैं। क्या क्या चेंजेस हैं? अगर हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा तो हमें उसकी रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो रिटर्न प्रायर कंसेंट ली है, इसको रजिस्ट्रार के पास हमें भेजना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। कितने दिनों में? 30 डेज। 30 डेज कहां से काउंट होंगे? अपॉइंटमेंट से, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी? दूसरी बात हमने पढ़ी कि ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, इसके पास डीपिन होना जरूरी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अरे भाई, जैसे डायरेक्टर्स का डिन होता है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वैसे इनका डीपिन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये है हमारा सेक्शन 7। आइए जरा एक बार इसको देख लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, यहां मैंने आपको बता दिया था कि एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, जिसमें सारे इंडिविजुअल होने चाहिए और एटलीस्ट वन ऑफ देम रेजिडेंट होना चाहिए। आज रेजिडेंट किसको माना जाएगा? जो 182 डेज स्टे करता है इंडिया में और फाइनेंशियल ईयर में। पहले ये 182 डेज था, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि अगर हमने इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा क्या माना जाएगा? वो हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा, ठीक, पहला। दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा कि एक डेजिग्नेटेड पार्टनर हमारे एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से भी बन सकता है, ठीक है। हमने एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा तो वो भी बन जाएगा। तीसरी बात हमने क्या देखी? तीसरी बात हमने देखी कि उससे हमें प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी, प्रायर कंसेंट। चौथी बात, इसको रजिस्ट्रार के पास भेजना है, ठीक है। कितने समय में भेजना है? विद इन 30 डेज। 30 डेज कहां से काउंट होंगे? अपॉइंटमेंट से होंगे, 30 डेज अपॉइंटमेंट से। अच्छा, ये तो है ही कि वो भी एलिजिबल कंडीशन, इनएलिजिबल नहीं होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। और फिर एक बात और पढ़ी कि इसके पास होना चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीपिन, ठीक है, डीपिन होना चाहिए। ये डीपिन कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, सीजी देगी। तो सीजी का डीपिन भी होना चाहिए। ये हमने पढ़ लिया डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का। बात समझ में आई बच्चों? चलो फटाफट रिपीट करते हैं। अभी हमने क्या बात की? सबसे पहले मैंने आज आपको बताया कि आज हम 5 बातें करेंगे। पहले फर्स्ट उसमें पहली बात हमने पढ़ी डेफिनेशन, बॉडी कॉर्पोरेट में क्या चेंज हुआ है? एक चेंज हुआ है, जहां कंपनीज एक्ट था वहां पे 1956 के बजाय 2013 हो गया। बिजनेस में क्या चेंज हुआ है? क्या बिजनेस में चेंज हुआ है? हाँ चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? पहले हमारे बिजनेस में जो डेफिनेशन थी उसमें क्या था? टीपीएसओ। क्या था? टीपीएसओ। यहां था पहले हमारा टीपीएसओ। टीपीएसओ का मतलब क्या है? ट्रेड है, प्रोफेशन है, सर्विस है, ऑक्यूपेशन है। अब इस उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सीज। फिर हमने स्मॉल एलएलपी का पढ़ा। स्मॉल एलएलपी में क्या पढ़ा? स्मॉल एलएलपी में 3 चीजें पढ़ी। कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। दूसरा टर्नओवर के बारे में इंक्रीज पढ़ा। कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? शुड नॉट एक्सीड 25 लाख। टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 40 lakhs. This limit may be increased up to 5 crore by CG. This may be increased up to 50 crore by CG. ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कि या फिर और एलएलपी के बारे में बात करें, स्मॉल एलएलपी, या फिर वो मीट सच कंडीशंस, सच अदर रिक्वायरमेंट्स, मीट करती है रिक्वायरमेंट्स को या फुलफिल करती है टर्म्स एंड कंडीशंस को, ठीक है, जो एज में बी प्रेस्क्राइब। फिर हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर का पढ़ा। डेजिग्नेटेड पार्टनर में क्या पढ़ा? डेजिग्नेटेड पार्टनर में रेजिडेंट की डेफिनेशन में चेंज हुआ। अब हमें 120 डेज देखने हैं, और वो भी 120 किस में देखने हैं? करंट फाइनेंशियल ईयर। और दूसरी बात हमने देखी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के केस में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में या एलएलपी एग्रीमेंट में जिसका नाम लिखा है। दूसरा, प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी। तीसरा, इसको रजिस्ट्रार के पास 30 डेज में हमें फाइल करना पड़ेगा। 30 डेज में, 30 डेज कहाँ? अपॉइंटमेंट से। चौथी बात हमने पढ़ी कि ये एलिजिबल होना चाहिए, ये भी जिसकी अपॉइंटमेंट हुई है। और पांचवी बात हमने पढ़ी कि इसमें डीपिन होना चाहिए, ठीक है। डीपिन का मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। और डीपिन कहाँ से मिलेगा? सीजी से मिलेगा। इस तरह हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर वाला पॉइंट भी पूरा कर लिया, ठीक है जी। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात, तो ये सब याद हो रहा है आपको। इसको पढ़ने के बाद एक बार बुक से भी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में, ठीक है। सेक्शन 13 रजिस्टर्ड ऑफिस, इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, पेनल्टी में चेंज है, लेकिन फिर भी जब हम पढ़ ही रहे हैं तो पूरा ही पढ़ लेते हैं एक बार। तो सेक्शन 13, सेक्शन 13, सेक्शन 13 है बच्चों रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस।
रजिस्टर्ड ऑफिस, किसका रजिस्टर्ड ऑफिस? ऑफ एलएलपी, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। देखो जो पहले ना मैं आपको इसकी सारी बात बताता हूं कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी के बारे में पॉइंट क्या है, ठीक है? मतलब हमारा लॉ क्या कहता है, सेक्शन 13 क्या कहता है। देखो सेक्शन 13 में ना इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4, चार बातें, ठीक है? यानी सेक्शन 13 में 4 सब सेक्शन है। पहला सबसेक्शन क्या कहता है? पहला सबसेक्शन कहता है कि एवरी एलएलपी, एवरी एलएलपी, एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस। पहली बात तो ये है, ठीक है? यानी हर एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस जरूरी है। शैल का मतलब है मैंडेटरी है, ठीक है? क्यों जरूरी है? सवाल उठता है क्यों जरूरी है? तो ये कहते हैं कि जितनी भी कम्युनिकेशन होगी, कम्युनिकेशंस जो होंगी या जो नोटिसेस भेजे जाएंगे, ठीक है, वो एड्रेस कहाँ करे जाएंगे? वो एलएलपी को उनके रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही किए जाएंगे। तो इसलिए एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है, ये है पहली बात। दूसरी बात, एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना है, ठीक है, अगर हमें डॉक्यूमेंट सर्व करना है, किसको सर्व करना है? एलएलपी को करना है, पार्टनर को करना है, या डेजिग्नेटेड पार्टनर को करना है, डेजिग्नेटेड पार्टनर को, ठीक है? कैसे करना है? बाय पोस्ट करना है। बाय पोस्ट में अंडर यूपीसी रजिस्टर्ड, यानी जिसमें सर्टिफिकेट मिलता है हमें, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, और या रजिस्टर्ड पोस्ट। तो अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना है तो उसके लिए भी रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है। अब देखिए छोटा सा फर्क है, सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि हमारा एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, जिस रजिस्टर्ड ऑफिस में हम कम्युनिकेशन या नोटिसेस भेजेंगे। सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि वो इसलिए भी होना जरूरी है क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंट भी सर्व करेंगे, ठीक है? किसको सर्व करेंगे? एलएलपी को, पार्टनर को, और डेजिग्नेटेड पार्टनर को हम नोटिस सर्व करेंगे, ठीक? अच्छा एक बात बताओ, हमने अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस बना लिया, क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यानी सबसेक्शन 3 अलाउ करता है कि एलएलपी चेंज कर सकता है, एलएलपी में चेंज, एलएलपी में चेंज, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस। लेकिन एक बात है कि अगर एलएलपी चेंज करता है तो उसको फिर रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस ऑफ सच चेंज, नोटिस ऑफ सच चेंज, नोटिस ऑफ सच चेंज। क्या ये पहले था? ये अभी भी था, पहले भी था, अभी भी है। इसका मतलब ये 2008 में भी था और अब 2021 के अमेंडमेंट के बाद भी ये है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। फिर हमने पढ़ा क्यों? हमने पढ़ा इसलिए कि ताकि पूरा सेक्शन पढ़ लें। तो सेक्शन 13 में क्या पढ़ा? हर एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जहां पर उसको हम कम्युनिकेट कर सके, कम्युनिकेशन जा सके या नोटिस दे सके। दूसरी बात इन्होंने कही कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी सर्व होंगे एलएलपी के पार्टनर के, डेजिग्नेटेड पार्टनर के। तीसरी बात इन्होंने कही कि एलएलपी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर सकती है, मे चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, कर सकती है, लेकिन फिर वो रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़े। यहां तक तो ठीक है बच्चों। अब इन्होंने कहा कि अगर अगर आपने, ये नया प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट, चेंज हुआ है, नया नहीं है, चेंज हुआ है, पेनल्टी के प्रोविजन चेंज हुए हैं। प्रोविजन क्या चेंज हुआ है? ये कहते हैं कि अगर आपने, इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट, if there is any default in complying with the requirement of above 3 subsections, तो क्या होगा? तो उस केस में वो कह रहे हैं एलएलपी प्लस एवरी पार्टनर। ध्यान देना, यहां पर पार्टनर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है। डेजिग्नेटेड पार्टनर कम होते हैं, पार्टनर मतलब सब हो गए। क्या इसके अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर शामिल होंगे? बिल्कुल। अरे भाई जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो पार्टनर तो है ही। भाई देखो ना, जितने भी पार्टनर्स हैं इनमें दो टाइप के होंगे, एक तो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं और दूसरे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है। तो यहाँ तो एवरी पार्टनर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब डिफॉल्ट अगर हम करते हैं तो पेनल्टी है, ठीक है, पेनल्टी है। अब ये जो पेनल्टी है, ये पेनल्टी कितनी है? तो ये पेनल्टी इन्होंने लिखी है ₹500 पर डे, ठीक है, और इसकी एक मैक्सिमम लिमिट इन्होंने रखी ₹50,000। ये पर डे का मतलब क्या होता है? पर डे का मतलब होता है ड्यूरिंग विच, पर डे का मतलब होता है ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूस, डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है? तो उस केस में हमें 500 रुपए पर डे हो गया और मैक्सिमम 50,000 की पेनल्टी लग जाएगी। किस पे लगेगी? एलएलपी पे भी लगेगी और पार्टनर पे भी लगेगी। तो इसका अंदर सेक्शन 13 में जो चेंज हुआ, वो चेंज अमेंडमेंट सिर्फ यहां हुआ है, अमेंडमेंट सिर्फ यहां हुआ है, ठीक है? हालांकि पुरानी लिमिट की जरूरत नहीं है, पहले जो लिमिट थी वो 2000 से लेकर 25,000 थी।
पहले जो लिमिट थी वो 2000 से 25,000 थी, अब इन्होंने इसको बदल दिया, ये अब खत्म हो गई, इसकी जरूरत नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब 500 रुपए पर डे और मैक्सिमम 50,000 हो गया। चलिए फटाफट इसे देख लेते हैं, समय आपके पास कम है, जल्दी जल्दी करेंगे काम को। तो देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या बताया, पहली बात है रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, पहली बात है हमारे पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। दूसरी बात है यहाँ पर कम्युनिकेशन नोटिसेस जाएंगे, डॉक्यूमेंट सर्व करेंगे, किसको, एलएलपी को करेंगे, पार्टनर को करेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर को करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से। फिर हमने कहा चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल मे चेंज, लेकिन उस केस में रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कहते हैं कि अगर हमने डिफॉल्ट किया, अगर हमने डिफॉल्ट किया, देखो यहाँ पे फर्क आ रहा है, यहाँ पे फर्क आया, अगर हमने डिफॉल्ट किया तो क्या कहते हैं, अगर हमने डिफॉल्ट किया तो उस केस में ये कहते हैं एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर, पहली बात एलएलपी और पार्टनर लायबल होंगे पेनल्टी के लिए। कितनी पेनल्टी है, 500 ईच डे, 500 पर डे। ठीक है, टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, और मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम है 50,000, मैक्सिमम है 50,000। ठीक है, आइए दो बातें और पढ़नी है, उसके बाद हम बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दो बातें कौन कौन सी हैं, ये दो बातें ना रिलेटेड है, जैसे एक तो है सेक्शन 15, सेक्शन 15 में तो नेम के बारे में है, सेक्शन 15 में नेम, इसमें एक छोटा सा चेंज है, छोटा सा चेंज है, वो वहीं से पढ़ लेते हैं। छोटा सा चेंज है, क्या चेंज है देखिए, नेम के बारे में क्या है, पहली बात तो नेम के बारे में पहले भी था अभी भी है कि एवरी एलएलपी शैल हैव, शैल हैव, शैल हैव एलएलपी या फिर पूरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज द लास्ट वर्ड्स। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं मेरी एक एलएलपी है, ठीक है, मेरी एक एलएलपी है, तो मैं कहूंगा बंसल एलएलपी। ठीक है, एलएलपी होना जरूरी है, जैसे कंपनी के केस में प्राइवेट लिमिटेड होता है या लिमिटेड होता है, वैसे ही एलएलपी में एलएलपी होना जरूरी है, ये पहले भी था अभी भी है। अब इसमें इन्होंने फर्क कहाँ करा बच्चों, देखो ध्यान से देखो, पहले ये था कि जो एलएलपी का नाम है ना, ये अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए और आइडेंटिकल या रिजेंबल्ड नहीं होना चाहिए, टू रिजेंबलेंस नहीं होनी चाहिए, किससे, अब देखो पहले यहाँ पर एनी अदर पार्टनरशिप फॉर्म भी था, ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ वो हटा दिया, बस यही चेंज है छोटा सा, पहले यहाँ पर एलएलपी भी था, बॉडी कॉर्पोरेट भी था, एलएलपी अभी भी है, बॉडी कॉर्पोरेट अभी भी है, कंपनी है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पार्टनरशिप को हटा दिया बस, तो इसमें कोई खास चेंज है नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो चेंज है वो है चेंज इन नेम वाला, उसको हम डिटेल में पहले अपने आप पढ़ते हैं, फिर हम इधर देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 17, सेक्शन 17 चेंज इन नेम ऑफ एलएलपी। अभी तक हमने जो बातें पढ़ी हैं उसमें से एक तो स्मॉल एलएलपी एग्जाम के इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो चेंज इन नेम ऑफ एलएलपी है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सेक्शन काफी चेंज हो गया है, लगभग 100% चेंज हो गया है। ठीक है, लगभग 100% चेंज हो गया। अब सुनो जरा सुनो, मैं आपसे कहता हूं कि अगर रजिस्ट्रार ने बाय मिस्टेक, रजिस्ट्रार ने बाय मिस्टेक और अदरवाइज क्या किया, एक नाम अलॉट कर दिया, नेम रजिस्टर्ड, नेम रजिस्टर्ड फॉर एलएलपी, एलएलपी का नाम रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, ये जो नाम रजिस्टर्ड हो गया ये कैसा है, ये नाम कैसा है, तो ये कहते हैं या तो ये आइडेंटिकल है, या तो ये आइडेंटिकल है, या टू नियरली रिजेंबल करता है। ठीक है, टू नियरली रिजेंबल करता है। तो क्या कहा मैंने कहा कि अगर रजिस्ट्रार ने बाय मिस्टेक एक नाम रजिस्टर कर दिया एलएलपी का जो आइडेंटिकल है या जो रिजेंबल करता है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, तो सुनो, सीजी, कौन दे रहा है डायरेक्शन, सीजी, सीजी में गिव डायरेक्शन, सीजी में गिव डायरेक्शन, किस चीज की डायरेक्शन देंगी, टू चेंज नेम, सीजी डायरेक्शन देगी कि भैया अपना नाम बदल लो, सीजी डायरेक्शन देगी अपना नाम बदल लो। ये जो नाम बदलेंगे ये कैसे होगा, ये कितने पीरियड में होगा, ये होगा विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ डायरेक्शन, फ्रॉम द डेट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की डेट के 3 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, पहला तो काम ये है। ठीक है, अच्छा अब एक बात और है, इसमें एक बात और रह गई, वो उसको भी देख लेते हैं, वो क्या है,
मैंने आपसे कहा ना यहाँ पे आइडेंटिकल या रिजेंबल करता है, आइडेंटिकल है या रिजेंबल करता है। किससे रिजेंबल करता है? तीन चीजें, किसी एलएलपी से, किसी कंपनी से, ठीक है, या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ प्रोपराइटर, प्रोपराइटर, ठीक है। कौन सा प्रोपराइटर? जिसने अंडर ट्रेडमार्क एक्ट लिया हुआ है, ट्रेडमार्क एक्ट। इसको पूरा इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी अभी इंपॉर्टेंस है, अभी बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसका मतलब ये बात तो समझ में आ गई सेक्शन 17 की। तो सेक्शन 17 क्या कहता है? सेक्शन 17 कह रहा है कि रजिस्ट्रार ने अगर गलती से, रजिस्ट्रार ने अगर गलती से यानी इन एडवर्टेंस या अदरवाइज एक एलएलपी का नाम रजिस्टर्ड कर दिया जो किसी और एलएलपी से, किसी कंपनी से, किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और प्रोपराइटर से रिजेंबल करता है या फिर आइडेंटिकल है, तो उस केस में सीजी डायरेक्शन देगी और सीजी क्या कहेगी? सीजी कहेगी कि भैया इसे बदल लो तुम, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा। पहली बात तो ये, ठीक है, मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये तो था मेरा पहला पॉइंट। अब यहां पर जो ऐड हुआ है ना वो क्या है? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या ऐड हुआ है? अगर ये ट्रेडमार्क से रिजेंबल करता है, अगर ये ट्रेडमार्क से रिजेंबल करता है या ट्रेडमार्क के आइडेंटिकल है, अब हम उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझे? इसका मतलब ये है बच्चों कि अभी हमने पढ़ा था ना कि ये तीन चीज में, तीन केसेस में सीजी डायरेक्शन देगी, लेकिन अगर ये वाला केस है, अगर ये वाला केस है, तो ये जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑनर है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑनर है, ये भी अप्लाई कर सकता है। ये अप्लाई करेगा, अप्लाई टू सीजी, ही में अप्लाई टू सीजी, ठीक है। और फिर सीजी को अप्लाई करेगा और सीजी को अप्लाई करने के बाद फिर एलएलपी शुड चेंज, एलएलपी शैल चेंज। कब चेंज करेगी? वही विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। बात समझ में आई? इसका मतलब अभी तक तो हम कह रहे थे कि सीजी डायरेक्शन देगी अपने आप, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर वो रिजेंबल करता है ट्रेडमार्क से तो उस केस में सीजी को ट्रेडमार्क ऑनर भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन याद रखना यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट है। क्या पॉइंट है यहाँ पर? यहाँ पर ये कहता है कि जो ट्रेडमार्क है, ऑनर है, वो कब दे सकता है? विद इन 3 years फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन ऑफ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ये बात समझे? विद इन 3 years। अरे तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये है कि जैसे हमारी एलएलपी बनी, ये एलएलपी का फर्स्ट ईयर है, ये एलएलपी का सेकंड ईयर है, ये एलएलपी का थर्ड ईयर है, ये एलएलपी का फोर्थ ईयर है। अब हमारा नाम किससे रिजेंबल करता है? एक ट्रेडमार्क ऑनर से रिजेंबल करता है, ठीक है। तो ये मुझे यहां कह सकता है, यहां कह सकता है, यहां कह सकता है, इसके बाद नहीं कह सकता। इसका मतलब अगर हमारी 3 साल की एग्जिस्टेंस है, अगर हमारी 3 साल की एलएलपी की एग्जिस्टेंस है, तो उसके बाद अगर किसी से हमारा नाम रिजेंबल भी करता है, आइडेंटिकल भी है, तो भी ये ट्रेडमार्क ओनर नहीं कह सकता मुझे कि सर चेंज कर लो, ठीक है। ये है दूसरी बात। अच्छा, तीसरी बात, अगर मैं आपसे कहता हूं कि चलो हमने चेंज कर लिया, तो क्या चेंज करने के बाद हमें किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए? अगर हमने चेंज कर लिया तो क्या हमें चेंज करना चाहिए? तो बिल्कुल चेंज करना चाहिए। नोटिस जाएगा, नोटिस टू रजिस्ट्रार, नोटिस टू रजिस्ट्रार कितने दिनों में? विद इन 15 days। नोटिस टू रजिस्ट्रार विद इन 15 days ऑफ चेंज, फ्रॉम चेंज, ठीक है। तो इसका मतलब रजिस्ट्रार को हमें नोटिस देना पड़ेगा। अब पॉइंट है कि अगर हम डिफॉल्ट करते हैं, क्या इनमें से किसी का भी डिफॉल्ट करते हैं? अच्छा, डिफॉल्ट कैसे कर सकते हैं? डिफॉल्ट ऐसे कर सकते हैं, पहला केस, सीजी ने हमें कहा, हमने चेंज नहीं किया। दूसरा, जो ट्रेडमार्क ऑनर है उसने सीजी को अप्लाई किया, फिर सीजी ने हमें किया और हमने नहीं किया, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है कि हमने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अगर ये केसेस होंगे तो क्या होगा, अगर ये केसेस होंगे तो क्या होगा? तो यहां पर ये कहते हैं कि अगर आपने सीजी के कहने से चेंज नहीं किया, चाहे वो अपने आप या ट्रेडमार्क ऑनर के कहने से, तो उस केस में सीजी शेल अलॉट, सीजी शेल अलॉट अ नेम, न्यू नेम। सीजी आपको एक नया नाम दे देगी और उसी नाम से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सीजी आपको एक नया नाम देगी और आपको उसी नाम से करना पड़ेगा। ये है मेरा किसमें? सेक्शन
15 सेक्शन 17 में चेंज, 15 में तो छोटा सा था, सेक्शन 17 का चेंज। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहली बार डेफिनेशन हमने पढ़ ली। सेक्शन 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में दो चेंज है, एक तो 120 डेज फाइनेंशियल ईयर, और दूसरा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट या एलएलपी एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है प्रायर कंसेंट लेनी है, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है, नोटिस देना है 30 दिन के अंदर, ठीक है, और डीपिन होना चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा होगा, जहाँ पे कम्युनिकेशन जाएगी, किस चीज की कम्युनिकेशन जाएगी, किस चीज की, जो भी हमारे एलएलपी से रिलेटेड, एलएलपी से रिलेटेड जो भी हमारी कम्युनिकेशन है, नोटिस हो जाएंगे। दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस पे क्या जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस पे डॉक्यूमेंट सर्व करेंगे पार्टनर के लिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए, एलएलपी के लिए। फिर तीसरा हमने पढ़ा चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इन्फॉर्म नहीं किया तो यहाँ पर 500 रुपए पर डे की पेनल्टी है, ठीक है, 500 पर डे की पेनल्टी हमने यहाँ पे पढ़ी। और दूसरा क्या पढ़ा, मैक्सिमम 50,000। फिर नाम में कोई चेंज, नाम में हमने देखा कि पार्टनरशिप और बॉडी कॉर्पोरेट हटा के अब कंपनी कर दिया। और चेंज इन नेम का हमने पढ़ा, चेंज इन नेम में हमने क्या पढ़ा, चेंज इन नेम में हमने देखा कि अगर, चेंज इन नेम को दोबारा फटाफट जल्दी से एक बार रिपीट कर लेते हैं। चेंज इन नेम में हमने क्या देखा, चेंज इन नेम में हमने देखा बच्चों कि अगर हमारा पहला पॉइंट, अगर रजिस्ट्रार ने, अगर रजिस्ट्रार ने इनएडवर्टली यानी गलती से हमारा कोई नाम रख दिया जो कि आइडेंटिकल है या टू रिजेंबल करता है, किससे, तीन चीजों से, एलएलपी से, किसी एलएलपी से, किसी कंपनी से, और किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑनर से, तो उस केस में सीजी हमें कहेगी कि आप नाम चेंज कर लो, 3 महीने में चेंज करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई ट्रेडमार्क ऑनर है और उससे नाम रिजेंबल करता है तो 3 साल की एग्जिस्टेंस तक, यानी हमारे 3 साल पूरा होने तक वो अप्लाई कर सकता है सीजी को, फिर सीजी हमें कहेगा और फिर सीजी के कहने से हम चेंज कर लेंगे। तीसरी बात, रजिस्ट्रार को 15 डेज में एलएलपी को बताना पड़ेगा कि हमने अपना नाम बदल लिया। चौथी बात, अगर डिफॉल्ट करता है, नाम नहीं बदलते हम, तो सीजी हमें अलॉट कर देगी नया नाम। ठीक है, ये हमने आज पढ़ लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्लास का हमारा काम क्या है, नेक्स्ट क्लास का काम क्या है, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये देखने में ज्यादा है लेकिन इसमें कम समय लगेगा। ठीक है, फटाफट पढ़िए और फिर तब तक नेक्स्ट क्लास तैयार होगी और फिर नेक्स्ट क्लास पढ़ लीजिएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय।